हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 96 पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 30 दिन में लुसेंट जी के कंप्लीट कैसे होगी, तो आज का पहला क्लास शुरू हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से। और आपको जो बताया गया था वो टॉपिक आपको अपने लुसेंट बुक को उल्टा लेना है। और इसके बाद जो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी आपको बताया जाएगा और आपको अगले 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहना है। चलिए दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और जितने भी ग्रुप में हो ज़रूर शेयर करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास शुरू करते हैं और जहाँ से है वहाँ से आपको जो है ध्यानपूर्वक सुनना है और जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आपको बताएंगे, जिससे आपका जो है रोज़ क्लास जो है टाइम पे होगा। और आपका इसी तरह जो अगले 30 दिन आप मेरे साथ सुबह 1 घंटे टाइम निकाल के जो इस पे बोला जा रहा है उसको सिर्फ एक रेडियो की तरह या ऑडियो की तरह आप इसको सुने और उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा वो आपका खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपको लास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होगी उसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट दिया जाएगा। जो इसको आपको महत्वपूर्ण हो वो आपको सिर्फ एक बार देखना है और आपकी पूरी लुसेंट अगले 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इस एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। आप लोग पहले से जो होमवर्क दिया जाता है उस पेज को पढ़ के रखिए, तो ये सुनने में आपको और अच्छा लगेगा और 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो आगे सामने वाला जो बोलता है वो जल्दी आपके दिमाग को कैच करता है। इसलिए आप लोग जो है एक बार सिर्फ रीडिंग मार के रखिए और उसके बाद जो आपकी रोज़ वीडियो आएगी उसको आपको रोज़ पढ़ना है और एक टारगेट के साथ आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली की और दक्षिण में द्रविड़ भाषा की भाषाएं बोलने वाली का बहुमत है। इसमें आप एक इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। उत्तर में जो है इंडो परिवार और दौ से दक्षिण दौ से द्रविड़, तो दक्षिण में हो गया द्रविड़ परिवार, उत्तर में हो गया इंडो यूरोपीय परिवार और दक्षिण में हो गया द्रविड़ परिवार। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो, मेडिटेरिनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। अभी आपको एक दो पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगेगा, जब आपकी नया टॉपिक शुरू होगी तो वो आपको थोड़े अच्छे लगेंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने ग्रुप में शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, आपका हिस्ट्री आप शुरू हो रहा है। प्राचीन भारत, क्या कौन कौन हो गया? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। सबसे पहले 3 भागों में बांटने का। चलिए, आपका तो पहला टॉपिक है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत शुरू हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। चलिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो आपका यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। और इसके जो संकलनकर्ता हैं वो कौन है? महर्षि वेद व्यास। वेद वसुदेव कुटुम्बकम
का उपदेश देता है। वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब ऋग्वेद शुरू किया जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये याद रखना जरूरी है। ऋग्वेद में है क्या? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाएँ के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋचाएँ क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण बन जाता है कि तीसरा मंडल हो गया सूर्य, 9वां मंडल हो गया सोम और 8वां मंडल हो गया खिल और 10वां हो गया पुरुष सूक्त। चलिए और आगे आपको बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। चलिए अब इसमें बीच में एक आ गया ईसा पूर्व एवं ईस्वी। इसको समझना है क्या ईसा पूर्व और ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी की दिशा में होती है। जैसे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो याद रखना है कि जन्म और मृत्यु दोनों के लास्ट में 3-3 है। तो जन्म हो गया 563 ईस्वी पूर्व और उससे आपको लग रहा होगा तो उल्टा में हो गया, मृत्यु हो गया 483। दोनों में महात्मा बुद्ध के दोनों जन्म और मृत्यु में लास्ट में 3-3 है। तो 563 ईस्वी में जन्म और 483 ईस्वी में मृत्यु हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष बाद महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनो, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब चलते हैं यजुर्वेद 100 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का अशाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए गए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं।
इसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। इसमें 1810 सूत हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूत अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो आपको बहुत जगह क्वेश्चन मिलेंगे कि जादू टोने का वर्णन किस में है, तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आप लोग का देख रहे होंगे ये टॉपिक आपको एक जो है आगे समाप्त हुआ होगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला दिन है, कुछ दिक्कत होगा। कल से आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा दूर होगा, क्योंकि आज थोड़ा सब चीज़ सेटिंग में थोड़ा टाइम लग गया है और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं फिर बोलूँगा आपको सॉरी कि कुछ प्रॉब्लम आज आपको आ रहे होंगे, लेकिन कल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग अभी तक जो हैं शेयर ग्रुप में नहीं किए हैं, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और यदि तक अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है और वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें। आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि आज फर्स्ट दिन था, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा वीडियो बीच में पॉज हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम के कारण, नेट प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा हो रहा है। चलिए दोस्तों, कल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आप इसको ध्यान से सुनिए। चलिए, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्य दीन और काम्य शुल्क यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयानी और तैत्तिरीय हैं। कोठुम, रानानीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेम्पलाड हैं। और आपको जो आगे टॉपिक बता रहे हैं ये आपके लूसेंट में शायद नहीं होगा, क्योंकि यदि आप नया लूसेंट खरीदा है तो नए लूसेंट में आपको ये टॉपिक मिलेगी, और आप यदि पुराने लूसेंट है तो इसमें आपको ये टॉपिक नहीं होगा। तो आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से सुन लीजिए और आगे मैं फिर आपको बताऊँगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, मतलब सबसे पहले जो आई थी वो ऋग्वेद था और सबसे बाद में जो आया वो अथर्ववेद है। चलिए, ये टॉपिक आपके शायद लूसेंट में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको सुनना है और नए लूसेंट में ये आपको टॉपिक आया हुआ है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं
जिसमें नीचे सारणी में दिया गया है। देखिए वेद, ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है। जैसे बिहार दरोगा में मेंस में ये क्वेश्चन एक आए हुए थे, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में आए हुए थे। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आपको एसएससी एलडीसी जो 19 है उसमें आपको इससे 1-2 क्वेश्चन मिली थे, इसलिए ये आपके लूसेंट में नहीं होगा। आप लोग हो सकता है तो नोट कर लीजिए। ऋग्वेद में कहा जाता है ऐत्रेय तथा कोशिटकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय तथा शतपथ। यजुर्वेद में क्या होगा, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद में गोपथ। तो आपको इसमें 2 चीज़ पूछा जाता है, ऋग्वेद में ऐत्रेय और यजुर्वेद में तैत्तिरीय, और अथर्ववेद एक पूछा जाता है महत्वपूर्ण है गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद की श्रेणी में रखा गया 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो आप लोग देख सकते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। याद रखना आपको, वेदांग कितने हैं, 6। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुत्व, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोतगिरी तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में जो है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं आगे, और ये आप ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये मैं आपको शॉर्ट करके लिखा दिया हूँ। वेदांग कितने हो गए, 6। पुराण कितने हो गए, 18। वेदांग हो गए 6, पुराण हो गए 18, और उपनिषद कितने हो गए, 108। तो वेदांग हो गए 6, पुराण हो गए 18, और इन दोनों को गुणा कर दिए तो 18 6 के 108। तो ये आप नहीं भूलिएगा, उपनिषद हो गए 108। वेदांग 6, पुराण 18, दोनों को गुणा कर दिए तो 108। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको फिर बता दिया कि वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। चलिए, आप पुराण शुरू किया जाए। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। तो बताए अभी आपको कि पुराण की संख्या कितनी है, 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है।
चलिए आगे जो आपको है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, ये भी महत्वपूर्ण है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, इस ग्रंथ में 800 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरब के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब आइए विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ये हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। टेसियस, यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों के से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आर्नेसिकेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण आदि अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, आप लोग थोड़ा अपने आगे लुसेंट निकाल के देख सकते हैं। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी क्या था? भारत का भूगोल। और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। चलिए अब आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में फाहियान सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चीनी यात्री फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। इस बार के एसआई में ये क्वेश्चन आया था कि फाहियान जो है कहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाया है, तो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाया है। और फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी पूर्व में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। हैनसोंग, याद रखना हैनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हौ से हैनसोंग, हौ से हर्षवर्धन, याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है।
इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया है। हैंसोंग के अध्ययन के समय, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखें। हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिलभट थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इटसिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ये आपको थे चीनी लेखक। अब आते हैं अरबी लेखक पे। अरबी लेखक में है अल-बरूनी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया। अल-बरूनी ख्वारिज या खीव का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीब ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों और खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी का या न्यायाधीश नियुक्त किया। चलिए अन्य लेखक में आप देख सकते हैं तारकनाथ। अन्य लेखक में है तारकनाथ। यह एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ और तो से तिब्बती। तो तारानाथ कहाँ थे? तिब्बती लेखक थे। इसे कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब आते हैं आपको पुरातत्व संबंधी ज्ञान। आज आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं ये भी कमेंट करके बताएं। इसको लगातार चालू रखें, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट बताएं। कमेंट ज़रूर करें कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मैं आपको इसको मैं लगातार रखूँगा। आज कुछ कम ही पेज आपको हो पाएगा क्योंकि फर्स्ट दिन है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेट की। कल से आपको जो है 3 पेज रोज़ किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा। आज थोड़ा सा एडिटिंग में भी प्रॉब्लम है, तो बहुत चीज़ प्रॉब्लम है, तो इसको कल से जो है धीरे धीरे दूर कर लिया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट में बहुत, जैसे ही कोई काम आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको बहुत सी तकलीफ़ आती है। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी तकलीफ़ आती है, इसलिए कोई भी काम जो है शुरू करने में तकलीफ़ आती है। तो 3 से 4 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। तो आगे ये आपको कंटिन्यू रहेगी। अगली आपको 5 दिन में मात्र एंशिएंट समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको एंशिएंट में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मतलब महत्वपूर्ण जो चीज़ हैं, वो जितने भी महत्वपूर्ण हैं सभी का आपको एक हैंड रिटन नोट आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। मात्र 2 से 3 से 4 पन्ना में आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। वो हमारे नोट या ये आप पेज कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उस पर आपको हर एक प्रकार के PDF आपको उपलब्ध रहेंगे। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से लिंक से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हर एक PDF मिल जाएगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन है और आप लोग कितने भी चाह के भी GK पढ़ना चाहें तो मन नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग जो है एक रूटीन के साथ, मैं अभी 2 पेज शुरू किया हूँ, आगे मैं आपको इसको 3 करूँगा, 4 करूँगा। जैसे जैसे आपको धीरे आदत लग जाएगी आगे पेज बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी आपको बोर लग रहा होगा थोड़ा, क्योंकि लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। 2-3 दिन 4 दिन कीजिए, उसके बाद 5वां दिन आपको आदत हो जाएगा। इसी तरह आपको 3 से 4-5 दिन में, 4 से 5 दिन में आपको एक सब टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जैसे एंशिएंट जो है आपको 5 दिन चलेगी, फिर 5 दिन में आपका मॉडर्न समाप्त हो जाएगा, फिर मेडिवल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको पूरी लुसेंट जो अगले 30 दिन में आपको 100% समाप्त हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे पेज बढ़ेगा। आज कम पेज है, कल आपको ज़्यादा होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं, और इस टॉपिक को मैं आज लास्ट रखूँगा। इस टॉपिक को समाप्त होने के बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आगे इसको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा आज एडिटिंग प्रॉब्लम है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता
सर अलेक्जेंडर कर्निघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों को श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल बुरुजहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कापार्सन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पांडिचेरी के निकट, यहाँ बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। अरिकमेडु जो है किसके निकट हैं, तो ये हैं पुडुचेरी के निकट। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए एक नोट में है वो भी पढ़ लीजिए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा यवम द्वीप से स्थापित है। चलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार सुने। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख इसके शासक कौन थे? कलिंग राज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख हो गया समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख हो गया पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख हो गया मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख हो गया प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख हो गया स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख हो गया बंगाल शासक विजयसेन। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूँगा और आप लोग ध्यान से सुने। हाथी गुफा अभिलेख के शासक हो गए कलिंग राज खारवेल, तो इसको याद रखना। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक हो गया गौतमी। प्रयाग हो गया समुद्रगुप्त। एहोल हो गया पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर हो गया मालवा नरेश यशोवर्मन। मौ से मंदसौर, मौ से मालवा याद रखना, नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर हो गया प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ हो गया स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा को याद रखा जाता है विजयसेन। देवपाड़ा क्या हो गया? विजयसेन। देवता क्या होते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। देवपाड़ा हो गया विजयसेन। बंगाल शासक विजयसेन। विजयसेन कौन थे? तो बंगाल शासक। इसको याद रखना है। देव कौन होते हैं? विजय होते हैं, विजयसेन। चलिए अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कल 2 दिन पहले ही मैं आपको बता दिया था कि आपका जो टाइम है 8 से 9 है, वीडियो अपलोड होगी रोज़ और आपको वो देखना है। तो उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि मास्क लगा के देखना है क्या? तो हाँ भाई मेरे, मास्क लगा के देखना है आपको और सैनिटाइज करते रहना हमेशा, और घर से निकलना नहीं है। चुपचाप जो है बैठ के सुबह उठना है 8 बजे तक सोना है, 8 बजे उठ जाना है और सीधा मोबाइल खोल के स्टडी 96 खोलना है और आपको लुसेंट का जीके 9 बजे तक पढ़ लेना है। 9 बजे के बाद ही आपको बेड से उतर के मुंह में पानी लेना है, ठीक ना? तो इसलिए मेरे दोस्तों हाँ मास्क लगा लीजिएगा सुबह सुबह और सैनिटाइज कर लीजिएगा 8 बजे, और बेड पे उठने से पहले आपको स्टडी 96 यूट्यूब पे चैनल खोलना है और आपको जो वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो को सुन लेना है। और आपको इतने समझ में आना है कि मैंने सुन लिया, तो उसमें आपको यदि आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको 80% जो है आपके दिमाग में याद हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको 30 से 40% याद हो जाएगा। और वीडियो देखने के बाद जो है उसको डबल कर दीजिए, 70 से 80% आपको याद हो जाएगा।
और यदि आप पहले से वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको 50 से 60% आपको वीडियो देखने से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको 4 बार बोला तो वो आपके दिमाग में घुस जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो दिमाग में है ये घुस जाएंगे। इस तरह आप एक बार सिर्फ लुसेंट को रीडिंग की तरह आप, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। यदि पुराने हैं, आप पढ़े हुए हैं, तो आपकी अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी। और नए स्टूडेंट हैं तो वो आपको एक रीडिंग की तरह आपको 30 दिन में एक पूरी रीडिंग हो जाएगी। और रीडिंग होने के बाद यदि आप फिर एक बार लुसेंट उल्टाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं सुना था, ये तो मैं सुना था। इसलिए आप लोग जो है सवेरे उठना है और सबसे पहले स्टडी 96 खोल के आपको ये लुसेंट का हर दिन का होमवर्क जो है वो आपको सुबह में ही कर लेना है, तभी आपको आगे कुछ काम करना है। चलिए, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिर की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। चलिए, उत्तर भारत के मंदिर की कला हो गया नागर, और द से दक्षिण, द से द्रविड़, तो दक्षिण भारत की हो गया द्रविड़ शैली और उत्तर भारत का हो गया नागर शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रवाह है, अतः इसे बेसर शैली कहा जाता है। तो आप इसको एक पॉइंट में याद कर सकते हैं। उत्तर भारत का हो गया नागर शैली, उत्तर लास्ट में रो आ रहा है, नागर रो आ रहा है, तो उत्तर भारत हो गया नागर शैली। द से दक्षिण, द से द्रविड़ शैली, और जहाँ दोनों मिल गया, नागर द्रविड़ दोनों मिल गया, हो गया बेसर शैली। क्या हो गया? दोनों मिल गया तो बेसर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर। कहाँ है कंदरिया महादेव मंदिर? खजुराहो। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ और गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। और चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कुछ नेट की प्रॉब्लम है। आज आपको मात्र 2 पेज हो पाए हैं, लेकिन कल जो है आपको 3 पेज हो पाए हैं, सॉरी, कल जो है आपको 5 से 6 पेज आपको कंप्लीट किया जाएगा। तो आज आपका होमवर्क है, आपका आगे प्रागैतिहासिक काल से आपको शुरू करना है, 2 नंबर से आपको शुरू करना है। और जो है आपको जैन धर्म आपको 6 नंबर में होगा, या आपके पुराने लुसेंट होंगे तो उसमें 5 नंबर में हो सकता है। तो जैन धर्म को आपको पूरा कंप्लीट कर लेना। कल आपको जैन धर्म तक के लिए होमवर्क दिया जाता है। तो आपको 2 नंबर प्रागैतिहासिक काल से आपको पढ़ना शुरू करना है। और तीसरा टॉपिक आपको सिंधु सभ्यता होगा, चौथा होगा वैदिक सभ्यता, और 5वां होगा महाजनपदों का उदय, और छठा टॉपिक होगा जैन धर्म। तो जैन धर्म आपको लास्ट तक पढ़ के रखना है। इसकी वीडियो आपको कल आएगी, और आपको सिर्फ एक बार रीडिंग मार के रखना है और एक बार आपको वीडियो देख लेना है। आप समझिए आपको 80% जो है आपको याद हो गया। और फिर जैसे ही एंशिएंट समाप्त होगी तो उसके बाद आपको जो है एक हैंड रिटन शॉर्ट नोट दिया जाएगा। जैसे आज जितने भी पढ़ाए गए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार पॉइंट 1 लाइनर की तरह आपको मिलेगा। वो आपको एक बार, वो भी आपको वीडियो में मिलेगा, वो आपको एक बार वीडियो में देख लेना है। और PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपकी जो है एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ 5 दिन में आपकी समाप्त हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिए, अभी जितने भी पढ़े हैं आप देखिए लगा के, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आप कुछ मैं आपको आज जो पढ़ाया हूँ उससे आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको अभी बताया था कि फायान भारत में कितने वर्षों तक रहा। फायान भारत में कितने वर्षों तक रहा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप सोचिए और अपने आप आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। फायान कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब पूछा जाएगा हैंसोंग ने किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अब पूछा जाएगा, क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं? वेदांग की संख्या कितने हैं? तो 6। पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। जैसे मैंने बताया था, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद हो गया 108। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री। और फिर यजुर्वेद को पढ़ने वाले पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवयु। और सामवेद को पाठकर्ता को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उदात्री। जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद। अघन्य शब्द का संबंध किससे है? अघन्य शब्द का संबंध गाय से। जो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आप लोग उसका जवाब दें। और
भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, बीच बीच में आवाज़ थोड़ी बंद हो गई है, इसके लिए मैं फिर आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक ग्रुप में फैला दें और थोड़ा सपोर्ट करें। और आप लोग की जिम्मेदारी है कि जितने से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। सभी स्टूडेंट अपने पे जिम्मेदारी लें कि मैं 10 स्टूडेंट को भेजूँगा और 10 स्टूडेंट से सब्सक्राइब करवाऊँगा और शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं आगे वीडियो और आगे बनाऊं या नहीं बनाऊं, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।